तो सीधे सीधे मोदी सरकार के हाथ सैनिकों की शहादत के पीछे है, खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं इस सरकार के। इसमें कहने में हमें जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे उसमें तो वो एकदम पूरी तरीके से नकारा साबित हुए, लेकिन आतंकवाद की जगह आतंकवादी लोगों को बनाने में जरूर सफल हुए वो और उनकी जो पूरी गोदी मीडिया और उनकी ट्रोल आर्मी। किसान आ रहे हैं तो किसानों को क्या बनाया जा रहा है? आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 14 फरवरी 2019 में हमारे सेना के जवानों पर पुलवामा में हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं और आज है बरसी। पुलवामा का जो पूरा मामला था वो केवल आतंक से आगे बढ़ के चुनाव का भी मुद्दा बन गया था और उसकी वजह से किसी पार्टी को फायदा तो किसी को नुकसान होता हुआ भी दिखाई दिया था। तो आज हमारी न्यूज रूम की चर्चा इसी मुद्दे पर है कि पुलवामा का हमला हुआ, लापरवाही किसकी तरफ से हुई और लापरवाही जिसने की क्या उसकी जिम्मेदारियां तय हुई, पुलवामा हमले से फायदा किसको हुआ और आज पुलवामा में स्थिति परिस्थिति क्या है। तो हमारे साथ हैं पंकज सर, संदीप जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले सर हम आपके पास आएंगे कि देखिए पुलवामा को लेकर के राजनीति बहुत हुई और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। ये मतलब साफ हो रहा था उनकी बातों से कि मौजूदा सरकार की गलती थी कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद होते हैं पर मौजूदा सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उल्टे फायदा होता है। तो आतंकी घटना जिस पे पहले इस्तीफे हो जाते थे, उन आतंकी घटनाओं से पार्टियों को फायदा कैसे हो रहा है? निवेदिता, पहली बात तो यह है कि 40 जवानों का शहीद हो जाना बहुत दुखद घटना है और हम सब की ओर से, पॉलिटिक्स की ओर से उन शहीदों को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, सर झुका कर देते हैं, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान को कुर्बान किया। 5 साल पहले जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह नौजवानों से ये कहा, ख़ासतौर पर जो पहली बार वोट देने जा रहे थे, कि जब तुम वोट देना तो पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वोट देना। सीधे सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। दरअसल ये उनकी विफलता थी जिसको उन्होंने राजनीतिक फायदे में बदला और 5 साल बाद हम नहीं जानते कि वो 200 किलो विस्फोटक लेकर आया हुआ ट्रक आखिर पुलवामा में कैसे पहुंचा, हम नहीं जानते। एनआईए को जांच सौंपी गई, लेकिन उस जांच में ये तो कहा गया कि आतंकवादियों की ओर से ये घटना हुई, इसमें किसी को शक नहीं कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है। लेकिन इसका क्या जवाब है कि वो ट्रक 200 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर आखिर घूमता रहा। उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने साफ कहा यह हमारी असफलता है, लेकिन तुरंत उन्हें जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी ने चुप रहने को कहा। ये सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यूज में, कई इंटरव्यूज में कहा कि हमसे कहा गया कि नहीं ये मत बोलो। और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी एक वहाँ पर थे जिम का कॉर्बेट में और वहाँ पर एक शूटिंग हो रही थी, उनका एक शो बन रहा था, तो वहाँ पर वो दिन भर गायब थे, उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। और शाम को जब सत्यपाल मलिक ने उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं आप ये सब मत बोलिए कि हमारी असफलता है। और 3 दिन बाद ही इसको पूरा राजनीतिक फायदे में बदला गया, यानी जो लोगों की शहादत थी, जो सैनिकों की शहादत थी, उसका इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के इलेक्शंस में। और 5 साल बाद भी इस बात की जांच नहीं हुई है कि आखिर वो विस्फोटक कैसे वहां पर आए। क्या ऐसी स्थिति पैदा की गई कि कोई हमला हो? क्योंकि जो सबसे गंभीर बात है, जो चूक है, और वो चूक नहीं मैं कहूंगा वो अपराध है, वो ये है कि सीआरपीएफ ने बाकायदा एयरक्राफ्ट मांगे थे कि सैनिकों को लिफ्ट कराना है। और जब इतनी बड़ी तादाद में और जम्मू कश्मीर जैसी जगह जब सैनिकों को जाना होता है तो एयरलिफ्ट कराने की परंपरा रही है। 4 महीने तक सीआरपीएफ की इस जो एप्लीकेशन है उस पर गृह मंत्रालय एकदम बैठा रहा, चुप्पी साध कर बैठा रहा और उसके बाद इस बात को, इस मांग को सीआरपीएफ के खारिज कर दिया गया। यानी एक तरफ 8,000 करोड़ का प्लेन प्रधानमंत्री के लिए आता है, न जाने कितना खर्चा होता है, और हम अपने सैनिकों को एयरलिफ्ट कराने के लिए हम उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दे पाए नहीं, बल्कि मना किया गया कि हम नहीं देंगे। और उसके बाद जब ये नुकसान हुआ, इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, तो फिर जाहिर सी बात है इसके लिए जो जिम्मेदार ऑफिसर्स थे, गृह मंत्रालय थे, इस पे तो इस्तीफा होना चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, तमाम उन अधिकारियों का इस्तीफा होना चाहिए था जिन्होंने एयरक्राफ्ट देने में अड़ंगा लगाया। लेकिन उल्टा इसका राजनीतिक फायदा उठाया गया। तो सीधे सीधे मोदी सरकार के हाथ सैनिकों की शहादत के पीछे है,
खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं इस सरकार के, इसमें कहने में हमें जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद भी हम ये बात नहीं जानते हैं। और शंकर राय चौधरी जो हमारे सेना के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी, उन्होंने साफ कहा कि ये मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी ये जो कुछ हुआ। और जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनके परिजन लगातार इस बात को कह रहे हैं। एक परिजन जो शहीद हुए थे सैनिक भगीरथ नाम के, उनके पिता परशुराम ने तो साफ कहा है, इंटरव्यूज दिए हैं और कहा है कि ये राजनीतिक स्टंट था। वो तो यहां तक एक तरह से कह रहे हैं कि सरकार ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिलाया ताकि उन्हें वोटों का फायदा हो। हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन उन्होंने सैनिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा जो प्रबंध होना चाहिए था वो नहीं किया। और सैनिकों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं दिया इस सरकार ने, और 40 जवान शहीद हो गए, और आज हम नहीं जानते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जिस घटना के बाद सरकार का इस्तीफा होना चाहिए था, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, तमाम अधिकारियों का इस्तीफा होना चाहिए था, उसके बजाय भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 का अभियान था चुनाव का, उसमें इस शहादत का इस्तेमाल किया गया, वोट मांगे गए, और उसके बाद भी आज तक जांच का हमें कोई पता नहीं है। ये देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, ये सैनिकों के साथ विश्वासघात है। और अफसोस कि हमारा जो मीडिया जो हर बात पे सैनिक और सेना की बात करता है, दुहाई देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देता है, वह सैनिकों की शहादत को लेकर इस सरकार से सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। सीधे सीधे इस सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। जी हाँ, और देखिए ये सारी बातें इसलिए भी उठ रही हैं कि ना केवल सेना के जवानों ने एयरक्राफ्ट मांगा, उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि रिपोर्ट से के जवान थे, ये हमें स्पष्ट करना चाहिए। जी, सीआरपीएफ के जो जवान थे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट से भी आई कि 11 इनपुट्स आए थे कि हमला हो सकता है। हमला होने से पहले ही इनपुट आ चुका था, और वो इलाका जहां पे इतनी कड़ी सुरक्षा होती है कि कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन वहां पे 200-300 किलो आरडीएक्स लिए हुए एक आत्मघाती आतंकी पहुंच जाता है, सेना के जवानों के ऊपर हमला भी हो जाता है, इतने लोगों की मौत हो जाती है, वो भी उस इलाके में जहां पे दिन भर सिक्योरिटी रहती है, कड़ी सुरक्षा जांच जो कि आम जगहों से बहुत ज्यादा होती है। वहां पे एक ट्रक इस तरह से आराम से घूमते रहता है और जाकर के हमारे सेना के जवानों के साथ भिड़ जाता है, जिनकी शहादत हो जाती है। तो खैर, इस सारी राजनीति पे, आतंक की राजनीति और राजनीति के आतंक पे हम आगे भी बात करेंगे, पर एक धरातल की भी बात हम जानना चाहते हैं संदीप जी कि आप वहां पे गए भी हैं, हाल फिलहाल में भी गए, वहां पे परिस्थितियां अब क्या है? क्योंकि कश्मीर हमेशा टारगेट पे रहता है, हमेशा नेट बंद रहता है, वहां पे आप पत्थरबाजी की खबरें देखते हैं, ये सारी चीजें। तो अभी का माहौल क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी जब मैं पुलवामा गया और या श्रीनगर में तमाम जो युवाओं हैं या जो वहाँ के कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उन लोगों से मुलाकात की, वहाँ हिंदुओं से भी मुलाकात की, गुरुद्वारे भी कश्मीर के श्रीनगर के अंदर एक गुरुद्वारे में भी मैं गया, सिखों से भी बातचीत की। उनका महत्वपूर्ण ये कहना है कि आप जिस तरीके से कश्मीर को बाकी राज्य या भारत सरकार बनाना चाहती है कि कश्मीर के अंदर कश्मीर को फेमस किस लिए किया जा रहा है? पत्थरबाजी के लिए। उनके युवाओं को बदनाम किस लिए किया जा रहा है कि नहीं, यहाँ के लोग तो टेररिस्टों से मिले होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। आप बताइए, जब पुलवामा के अंदर हमला हुआ, उस जो एक ड्राइवर था मेरे साथ, वो एमटेक किया हुआ था, वो ड्राइवर था, वो मेरे को पता कि सर मैं एमटेक किए हुए आज ये ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। तो आप सोचिए किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। बेरोजगारी की बात नहीं, मैं किसी और जगह नौकरी करने नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने एक बार लाल चौक पर आवाज़ उठाई थी सरकार के खिलाफ, इसलिए मेरे को 1.5 साल की जेल हो गई। और 1.5 साल की जेल के बाद जब मैं निकला हूँ, मैं एमटेक करा हुआ, मैं दिल्ली भी नौकरी करने नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तमाम ऐसे युवा, मेरे को एक बीटेक करा हुआ छात्र मिला, उसका कहना यह था कि सर आप बताइए, यहाँ महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है, कोई भी नया युवा, जैसे दिल्ली में आज जेएनयू में आवाज़ उठा दी जाती है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आवाज़ नहीं उठाई जाती है, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, तमाम ऐसे लोग छात्र राजनीति से आके नेता बन जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जम्मू कश्मीर से आज तक छात्र राजनीति से निकलकर कोई जम्मू कश्मीर का नेता क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर आवाज़ उठाने की आज़ादी को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। लेकिन 370 के बाद से तो कहा जा रहा है अब 370, बिल्कुल यही सवाल मैंने उस ड्राइवर से किया। 370 के बाद तो बोला जा रहा है कोई भी आके मकान खरीद सकता है, कोई भी आके छठ मना सकता है, रह सकता है। अब उस व्यक्ति का कहना था कि जब सर 370, मतलब वो गुलबर्ग में था, गुलबर्ग जगह है, वो वहाँ पर था, तो उसने कहा कि मैं सर यात्रियों को लेके गुलमर्ग गया हुआ था, और जब हमें खुद 5 दिन बाद पता, जब 370 हट गया, हमें 5 दिन बाद पता चला कि 370 हट गया। क्यों? 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया,
मोबाइल सेवाएं पूरी रद्द कर दी गई। जो तमाम जो कुछ युवा या छात्र या कुछ सामाजिक चर्चा करते भी थे, उनको घर में बिठा एक तरीके से नज़रबंद कर दिया गया और उनको कहा गया नहीं आप कुछ बोलेंगे नहीं। उनके फ़ोन सबके बंद कर दिए गए। आप सोचिए वो कश्मीर 2004 के अंदर कश्मीर के अंदर फ़ोन आया, मतलब हम लोग तो कितने सुख सुविधा के साथ जी रहे हैं, कहीं भी बात कर लेते हैं। अब जब 1.5 साल इसके 370 हटने के बाद वहाँ पर फ़ोन बंद हुआ तो लोगों की परिस्थितियाँ क्या, यहाँ तो लोग लॉकडाउन में परेशान हो गए, वहाँ 1.5 साल फ़ोन बंद रहा और उन परिस्थितियों के अंदर उन युवाओं ने जो झेला वो मेंटल हेल्थ किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। मतलब मैं जब ड्राइवर के साथ पुलवामा वाले रास्ते पे गुजरा तो उन्होंने बोला सर यही वो जगह है जहाँ पर हमारे सैनिक शहीद हो गए। तो वो एक भावुक क्षण था और लोग जो वहाँ के आसपास लोग खड़े थे फौजी, वहाँ इतनी ज़्यादा इस वक्त सुरक्षा कर रखी है, लेकिन वो सुरक्षा अब किस काम की, जब वो सुरक्षा जिस वक्त करनी चाहिए, जो एयरक्राफ्ट देने चाहिए थे, वो नहीं मिला उन सैनिकों को। और सत्यपाल मलिक की बात की, मैंने कहा सत्यपाल मलिक जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो किस तरीके, उनका कहना यह है कि जब सत्यपाल मलिक ये बात करें तो उस वक्त सत्यपाल मलिक को क्या हो गया था, क्या सेना का सौदा उन्होंने सेना का सौदा कर दिया था। आज सत्यपाल मलिक जिस हिसाब से बोल रहे हैं, उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उन्होंने मतलब काफ़ी अपशब्द कहते हुए भी कहा कि सत्यपाल मलिक को पहले ही ये अजीत डोभाल के दबाव में आ गए सत्यपाल मलिक। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, उस वक्त भी उनको वही करना चाहिए था, सेना उनके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। आप बताइए, वो बोले क्या सर बदनाम इसमें क्या हुआ कि कश्मीरियों का जरूर हाथ होगा। वहाँ अब पुलवामा अटैक में पूरा ये माहौल वहाँ बनाया जा रहा है, बन गया है कि कश्मीरी बाहर जैसे दिल्ली के लोग या आम जो मोदी भक्त और जो ट्रोल आर्मी क्या माहौल बना रही है कि कश्मीरियों का उसमें हाथ होगा, इसलिए पुलवामा अटैक होगा, किसी ना किसी ने आने दिया होगा। 6 पोस्टिंग उस रास्ते पुलवामा वाले रास्ते पे है, 6 जो पोस्टिंग है वो बनी हुई हैं CRPF की अलग अलग जगह पर। उसके बावजूद RDS की गाड़ी घूमती रही। तो वो उस युवा का ये कहना था कि सर वो RDS की गाड़ी घूमती रही, 6 पोस्टिंग थी और वो गाड़ी आके भिड़ गई। इसमें कश्मीरी युवक का हाथ है या भारत सरकार की जो सुरक्षा है उसमें कमी है, वो आप बताइए। तो ये सुरक्षा को लेकर जो बार बार जिम्मेदार कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है, ये गलत है। वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका कहना है कि भारत सरकार खुद मिलकर ये ऐसी चीज़ें करवाती है ताकि कश्मीर की कश्मीरियत को बदनाम किया जा सके, कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जा सके और कश्मीर के अंदर सुख सुविधाओं का जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी हमेशा से कमी रखी जा सके, इनको कुछ दिया ही नहीं जा सके। बिल्कुल, जो कश्मीर के युवा हैं और जिस तरह की परिस्थितियां वहां लगातार रहती हैं तमाम राजनीतिक कारणों से, उनका गुस्सा जायज़ है सर। लेकिन अभी हम आते हैं वापस राजनीति पे। आप देखिए कि बालाकोट का एयर स्ट्राइक होता है पुलवामा के बाद से, कहा जाता है 200-300 आतंकियों को मार दिया और खूब जश्न मनता है टीवी मीडिया में, लेकिन सबूत नहीं पेश किया क्योंकि मांगा विपक्ष ने सबूत। हालांकि सबूत मांगने पर किस तरह की टिप्पणियां आई, राहुल गांधी ने सबूत मांगा तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हम आपसे आपके तुम्हारे बाप है इसका सबूत मांगते हैं क्या, इस तरह के भी पक्ष से बयान आते हैं। लेकिन बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक है उस पे सवाल इतने क्यों उठते हैं? क्या हो तो सकता है ना कि सरकार ने जो है जाके वहां पे स्ट्राइक कर दिया, ये इतना सवाल क्यों उठाना सरकार के ऊपर, और खासतौर से जब हमारे सेना की बात है तो मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं उठाता और इसको राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश। आप एयर स्ट्राइक करते हैं, आप बहुत से सेना बहुत कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में चर्चा भी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। सीमा पर बहुत कुछ ऐसा होता है, पहले भी बहुत एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। एयर स्ट्राइक क्या है, मतलब आप इंदिरा गांधी के ज़माने में तो इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदल दिया गया था, बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। सवाल यह है कि सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी और आतंकवाद को ख़त्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर अटैक होता है पुलवामा पे तो उसे जवाब देना चाहिए कि आखिर उसने क्यों एयरक्राफ्ट नहीं दिए। इस सवाल का जवाब क्या है? और ये बात थोड़ा सा वो है कि सत्यपाल मलिक, मेरा ख्याल है कि उस दिन थे राज्यपाल जब उन्होंने ये बात उठाई थी, तो राज्यपाल रहते ही उन्होंने ये बात उठा दी थी कि आखिर ये हमारी गलती है। ये बात उन्होंने मीडिया में कह दी थी कि हमारी गलती है, जिसके बाद उन्हें रोका गया और उनसे कहा गया। बहरहाल असली बात है कि आज चीन के साथ क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खुद बहुत से ऐसे नेता हैं अरुणाचल प्रदेश के, कोई घुसा नहीं है, कहा है सरकार ने, ये मोदी जी ने कहा है, लेकिन हकीकत यह है कि रिपोर्ट्स बहुत साफ हैं। यहाँ तक कि पुलिस के जो कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बोला गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि पहले हम जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। हमारे अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है कि हमारे जो चरवाहे जिस पॉइंट तक जा सकते थे वो नहीं जा सकते हैं। चीन के नाम पर आप एकदम बोलने को तैयार नहीं है, जबकि हज़ारों किलोमीटर जो है वो कब्जा हो चुका है। ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के इनके जो पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने बात कही थी संसद में जो है। और आज क्या है, कश्मीर में आतंकवाद का जो पूरा प्रश्न था, आज क्या है वहाँ पर? अभी तो
जिस लद्दाख को इन्होंने अलग किया था, वहाँ की रिपोर्ट्स आई हैं किस तरह से हज़ारों हज़ार लोग वहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपने वहाँ का जो राज्य का अधिकार था, राज्य का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था, वो ख़त्म कर दिया और आपने वहाँ पर यूटी बना दिया। किसी राज्य को पूरी तरह से यूटी बना देना ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसीलिए सुना नहीं कि बड़ा मुश्किल हो जाता, और उन्होंने इस बात पर भरोसा किया कि सरकार ने कहा नहीं हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। हालांकि उसमें सवाल है कि आखिर अगली सरकार पर आप कैसे कोई पाबंदी लगा सकते हैं, अगली सरकार आएगी तो करेगी। बहरहाल असली बात यह है कि आप क्या आतंकवाद के मसले को, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को वोट से जोड़ना चाहते हैं? आप वोट पाने के लिए शहीदों की शहादत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों से साफ कह रहे हैं कि जब वोट देना तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। आखिर पुलवामा में जो विफलता हुई है सरकार की, उसको क्यों ना याद रखा जाए? ये सवाल है ना। आखिर देश की सुरक्षा अगर आप नहीं कर सकते हैं, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जवानों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? अभी लगातार ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने लोगों की हत्या हुई है। आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ वहां पर। हाँ, आप मीडिया में ना दिखाओ, मीडिया में सिर्फ ताली बजाओ और कहो कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना कोई घुस पाएगा वगैरह वगैरह, पर ये इससे हकीकत नहीं बदली जा सकती। आज अरुणाचल में बाकायदा वहां पर सेना ने कहां तक गांव बसा लिए हैं, किस तरीके से जो दूसरी जगह डोकलाम का जो मसला है, तमाम जगह इस तरह के मसले आए हैं जिसमें सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर हमें कमज़ोर होती दिख रही है। और जो जवाब होना चाहिए था, सेना में भी बड़ा संतोष है। अग्निवीर का ये मसला आ गया, अग्निवीर के मसले पर आप बताइए कि नौजवान किस तरीके से 4 साल बाद उसकी 23 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और वो रिटायर कर दिया जाएगा। वो रिटायर होकर बैठेगा जब अपने गांव, चौराहे, कस्बे में इतने बड़े पैमाने पर जिनके पास आर्म्ड ट्रेनिंग होगी, वो अगर बेरोजगार होकर बैठेंगे तो किस बड़े पैमाने पर सामाजिक असंतोष का कारण ये बनने वाला है। इसकी ओर किसका ध्यान जाएगा? ये सरकार तमाम असफलताओं को अपने पलट कर उसको इस तरह से पेश करती है कि अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। अगर इस सरकार को आप कहते हैं कि साहब आप चीन के सामने क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न उठा देते हैं। तो कुल मिलाकर ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इसकी निगाह वोट पर, चुनाव पर और 24 घंटे चुनाव पर है। जी संदीप जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ये सरकार आतंकवाद को ख़त्म करने में तो बिल्कुल नाकाम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आतंकवाद को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उसमें तो वो एकदम पूरी तरीके से नाकारा साबित हुए। लेकिन आतंकवाद की जगह आतंकवादी लोगों को बनाने में ज़रूर सफल हुए, वो और उनकी जो पूरी गोदी मीडिया और उनकी ट्रोल आर्मी। किसान आ रहे हैं तो किसानों को क्या बनाया जा रहा है? आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही। जो अगर स्टूडेंट विश्वविद्यालय में आवाज़ उठा रहा है उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। छोटे छोटे क्षेत्रों में, दिल्ली हो चाहे वो बिहार हो, बाकी कितने भी जो राज्य जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, उनको आतंकी घोषित किया जा रहा है। जिन आतंकियों को रोकना चाहिए देश से आतंक बचाने के लिए, उनको नहीं रोका जा रहा है। लेकिन घर के ही जो अपने देश के ही लोग हैं, देश के युवा हैं, जो देश के समाज एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को ही आतंकी करार करके ये कहा जा रहा है नहीं नहीं आप बोलेंगे नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भगवान का रूप ले चुके हैं। उसको प्रधानमंत्री जो गोदी मीडिया पूछताछ एक चरण चुंबक बन के ये घोषित करना चाह रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के असली राम हैं। बाकी मीडिया का तो ट्वीट भी डिलीट हो रहा है। बाकी मीडिया का अब देखिए, कल हमारी रिपोर्ट्स आई, आज सुबह एक रिपोर्ट हमने ट्वीट की जो अनमोल ने की थी किसान, वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, ऑटोमेटिकली ट्वीट डिलीट हो गया। किसान आंदोलन की खबरें दिखाने पर लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, ट्वीट डिलीट किए जा रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? भारत सरकार करवा रही है। लेकिन आतंकी हमलों पर रोक नहीं है, लेकिन देश के लोगों को आतंकी साबित करने की साजिश रची जा रही है। जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जब जिस तरह से हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते हैं, 40 जवान शहीद होते हैं, बिल्कुल। लेकिन दुख हम मना रहे हैं, पर इसका मतलब है कि हमें सवाल उठाने का भी अधिकार है। हम दुखी हैं, हम इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। कई सवाल हैं जो 2019 से लगातार उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? कैसे आखिर आरडीएक्स लिए हुए, 300 किलो आरडीएक्स लिए हुए एक वाहन घुस जाता है, आत्मघाती आतंकी घुस जाता है और हमारे सेना पर हमला हो जाता है? दूसरी बात, अगर हमले का इनपुट था 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 11 इनपुट थे आपके पास, तो आपने पहले से ही क्यों नहीं सुरक्षा कड़ी करवाई?
इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि कार्रवाई किस तेजी के साथ हुई। मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं शेड्यूल आपको बताती हूं। 11 बजे प्रधानमंत्री जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि वहां पे मैन वर्सेस वाइल्ड उनका शूट होना था। मैन वर्सेस वाइल्ड शूट हो रहा था और 3 बजे पुलवामा में हमला होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हैं जिम कॉर्बेट से लगभग 2 घंटे बाद, और इसके बाद भी वो एक रैली में जाने वाले थे, जा नहीं पाए। गलतफहमी में मत रहिएगा कि जवानों की वजह से कैंसिल हुआ था। कैंसिल इसलिए हुआ था क्योंकि वेदर, मौसम खराब था। तो फिर प्रधानमंत्री ने फोन पर रैली को संबोधित किया फोन करके, और उस रैली में मैं आपको बता दूं कि 6 बज रहे थे, यानी कि 3 घंटे हो चुके थे इस आतंकी हमले के, लेकिन 6 बजे की रैली में भी प्रधानमंत्री मेंशन नहीं करते हैं कि हमारे देश पे हमला हुआ है, हमारे जवानों पे हमला हुआ है। प्रधानमंत्री का पहला ट्वीट या पहला कुछ भी बयान वो आता है 6:46 पर, यानी कि लगभग 7 बजे, जब वो शहादत के लिए दुख जताते हैं और नमन करते हैं। 3 बजे घटना होती है, 4 घंटे बाद हमारे प्रधानमंत्री का पहला ट्वीट आता है। आखिर क्या मैन वर्सेस वाइल्ड का शूट इतना जरूरी था कि इतनी देर तक ध्यान नहीं दिया गया? आप किसी भी और देश की घटना देख लीजिए, जब 9/11 यानी कि जब 11 सितंबर की घटना होती है अमेरिका में, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कान में आकर के उनका सेक्रेटरी कहता है कि सर अमेरिका इज अंडर अटैक, उस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां का राष्ट्रपति किस तरह बर्ताव करता है। लेकिन हमारे यहां एक सीरीज का शूट होना ज्यादा जरूरी लगा, उसके बाद से एक रैली का होना ज्यादा जरूरी लगा। ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं दिए गए हैं। पहले आतंकी हमलों पर सरकारें गिर जाया करती थी, इस्तीफे हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। शहीदों को हमारा नमन है, उनके परिवार के लिए हमारी सांत्वना है, लेकिन हम ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है। खैर, तो ये चर्चा आपको कैसी लगी है ये हमें जरूर बता दें, और चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव बता सकते हैं, राय बता सकते हैं कमेंट करके, और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करें तो वो आप मुद्दे भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी खबरें जो अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पा रही हैं, वो खबरें आपके पास आती रहें, डिटेल में चर्चा आपको मिलती रहे, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।